एवरीवन, वेलकम टू एल डिजिटल। आप सभी के IIT JEE एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए आइसोमेरिज्म पार्ट 2 सीरीज। इस पार्ट 2 सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कंफर्मेशन बेस्ड पीवाईक्यूज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेस्ड जेईई मेन पीवाईक्यूज। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंफर्मेशन बेस्ड पीवाईक्यूज के साथ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग इज की कंफर्मेशन ऑफ इथेन H प्राइम CC H डबल प्राइम डायहेड्रल एंगल इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बेसिकली ये जो डायहेड्रल एंगल है, द डायहेड्रल एंगल, देखिए ये जो डायहेड्रल एंगल है कहां कहां पर बोला गया, देखिए ये H डबल प्राइम CC H प्राइम, ये जो डायहेड्रल एंगल है इसको हमें पता करना है बेसिकली। सो दिस डायहेड्रल एंगल, ये जो डायहेड्रल एंगल है बेसिकली दिस विल बी सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है समझिएगा। देखिए द डायहेड्रल एंगल दैट इज H डबल प्राइम CC H प्राइम, दिस विल बी सम ऑफ द डायहेड्रल एंगल, देखिए H प्राइम CC H प्लस डायहेड्रल एंगल H CC H प्राइम। और चूंकि हम इस बात को भली भांति तौर पे इजीली नोटिस कर सकते हैं कि बेसिकली द डायहेड्रल एंगल H डबल प्राइम CC H प्राइम दिस विल बी 120 डिग्री। सो इसको लिख लेते हैं हम, ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री प्लस डायहेड्रल एंगल H CC H प्राइम, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 29 डिग्री, तो इसको भी लिख लेते हैं 29 डिग्री, यहाँ पर भी आपका डिग्री आएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 149 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है, देखिएगा ये मैच करता है हमारे ऑप्शन 3 से। ऑप्शन 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सो देखिए यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन आर। तो बेसिकली उनमें क्या रिलेशन होगा, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपके स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा, पॉलीमर्स, रोटोमर्स, इनेंशियोमर्स, मिरर इमेजेस। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो अगर हम इथेन की बात करें तो दिस इज आवर इथेन। ठीक, इस कार्बन को C1 बोल दिया और इस कार्बन को C2 बोल दिया। ठीक, अब देखिएगा हमने इसका क्या ड्रॉ किया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने C1 को फ्रंट फेसिंग कार्बन माना और इससे कनेक्टेड 3 हाइड्रोजन, ये देखिए, और C2 को हमने बैक कार्बन माना और इसके हाइड्रोजन हमने कुछ इस प्रकार प्लेस कर दिए। सो यहां पर हमें क्या दिख रहे हैं, C1 और C2 पे जो ग्रुप्स हैं दीज आर बिहाइंड ईच अदर। सो बेसिकली यहां पर आपका डायहेड्रल एंगल थीटा कितना है 0 डिग्री, और ये आपकी कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है आपकी, एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक, अब हमने क्या किया, अब देखिएगा हमने जो फ्रंट फेसिंग कार्बन था C1, जो फ्रंट फेसिंग कार्बन था C1 उसको तो हमने वैसे के वैसे ही रखा, और जो बैक वाला कार्बन था उसके अबाउट हमने 60 डिग्री का रोटेशन कर दिया, 60 डिग्री का रोटेशन कर दिया, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिएगा कैसा हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन बनता है। देखिए यहाँ पर C1 जो फ्रंट फेसिंग कार्बन था वहां पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ये देखिए, और जो बैक वाला कार्बन था वहां पर हमने उसको 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। आप चाहें तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन हमारा यहाँ, और नेक्स्ट हाइड्रोजन हमारा यहाँ। तो बेसिकली ये जो फॉर्म हो गई हमारी, ये कौन सी हो गई, ये फॉर्म हो गई। यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, स्टेगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। तो बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें जब एक्लिप्स से स्टेगर्ड फॉर्म की तरफ अगर जाना है तो बेसिकली हम कैसे जा रहे हैं, अबाउट CC बॉन्ड रोटेशन। कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं एक्लिप्स टू स्टेगर्ड फॉर्म, बाय रोटेशन अबाउट द CC बॉन्ड, दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों में रिलेशन होगा रोटोमर्स का। क्या रिलेशन होगा, रोटोमर्स का।
सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सो 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरो इथेन इज इन द डिग्री। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिएगा यहां पर इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं 111 ट्राइक्लोरो इथेन का। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर होगा इसका 111 ट्राइक्लोरो इथेन का। इसको हमने C1 कार्बन बोल दिया, इसको C2 कार्बन बोल दिया। अब देखिएगा यहां पर अगर हम इसका सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा C1 कार्बन को हमने फ्रंट फेसिंग कार्बन माना, ये C1 कार्बन है जिसपे क्या जुड़े हुए 3 क्लोरीन, ये देखिए। ठीक, C2 कार्बन को हमने बैक कार्बन माना और जस्ट इन ग्रुप्स के पीछे हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, जहां पर जो बेसिकली C1 और C2 कार्बन पर जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे के जस्ट बिहाइंड है, एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे हैं। तो इसलिए ग्रुप्स कैसे, यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल कितना हो गया, देखिएगा यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल हो गया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक, अब हमने क्या किया यहाँ पर देखिएगा, कुछ नहीं किया, जो फ्रंट कार्बन है उसको तो वैसे के वैसे ही रखा और बैक कार्बन पर हमने क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया 60 डिग्री का। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, देखिएगा ये यहाँ पर हमारा फ्रंट कार्बन पर क्लोरीन वैसे के वैसे ही और बैक कार्बन पर जो हाइड्रोजन है अब यहाँ आ गए कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा डायहेड्रल एंगल है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है और ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये आपकी हो गई स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, स्टैगर्ड फॉर्म। जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, यहां पर जो हमारा डायहेड्रल एंगल है, यहां पर जो आपका डायहेड्रल एंगल आएगा वो कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, हमारा रिक्वायर्ड आंसर विल बी डायहेड्रल एंगल। यहाँ पर यही पूछा गया डायहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि डायहेड्रल जो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है उसमें डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यही आंसर हमारा गिवन है, देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहां पर हमें क्या गिवन है, इन 1 2 3 4 ये सभी क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन किसकी है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा टोटल यहाँ पर 4 कार्बन है, देखिए 1 2, एक कार्बन इसके जस्ट बिहाइंड और ये 4। तो ये बेसिकली ब्यूटेन के कन्फर्मर्स, ये सभी क्या है, ब्यूटेन के कन्फर्मर्स। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें फर्स्ट कन्फर्मर गिवन है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस फर्स्ट कन्फर्मर के अंदर जो हमारे मिथाइल ग्रुप एट द फ्रंट एंड बैक कार्बन, वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, एंटी फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, एंटी फॉर्म, जहां पर हमारा डायहेड्रल एंगल थीटा कितना है, 180 डिग्री। ठीक, अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें, तो यहां पर आप देख रहे हैं फ्रंट और बैक कार्बन पर जो सेम ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, बिहाइंड है। तो ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई, बेसिकली ये हमारी कैसी फॉर्म हो जाएगी, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये कैसी फॉर्म हो जाएगी हमारी, एक्लिप्स्ड फॉर्म, जहां पर हमारा डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट अगर थर्ड केस की बात करें तो यहां पर ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन, इसके पीछे बैक कार्बन, यहां पर जो दोनों ग्रुप्स कनेक्टेड है, ये मिथाइल, इनमें हम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना है हमारा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर यहाँ पर डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, गॉच फॉर्म हो जाएगी। ये कौन सी है हमारी, गॉच फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ केस के अंदर बात करें तो यहाँ पर देखिए, फोर्थ केस के अंदर अगर हम डायहेड्रल एंगल चेक करें अपना, तो इट कम्स आउट टू बी थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये क्या है हमारी, पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शियली
ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हमारी फॉर्म हो जाएगी पार्शियली एक्लिव्ड फॉर्म। अगर इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात किया जाए, अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बात किया जाए तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो चूंकि एंटी फॉर्म जो होगी उसमें बेसिकली हमारा जो वंडरवॉल स्ट्रेन है और टॉर्जनल स्ट्रेन है वो मिनिमम होगा तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो देखिएगा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, और सबसे कम स्टेबिलिटी एक्लिस फॉर्म की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वंडरवॉल स्ट्रेन है और टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों ही मैक्सिमम होगा, इसलिए जो हमारी एंटी फॉर्म होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, सेकेंड। अब देखिएगा जो हमारी गॉच फॉर्म है वो बेसिकली हमारे एंटी फॉर्म से बेसिकली कम स्टेबलाइज होगी और एक्लिव्ड और पार्शली एक्लिव्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबलाइज होगी। तो इसका कहां पर ऑर्डर आ जाएगा, थर्ड, यहां पर आ जाएगा। और जो हमारी पार्शली एक्लिव्ड फॉर्म होगी ये एंटी फॉर्म और बेसिकली गॉच फॉर्म दोनों से कम स्टेबल होगी बट एक्लिव्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 4। तो ये हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो चुका है इन कन्फर्मर्स का। अब हम चूंकि जानते हैं कि जो बेसिकली जो कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और जो कन्फर्मर सबसे कम स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका जो रिवर्स ऑर्डर है, बेसिकली जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आया है इसका रिवर्स ऑर्डर हमारा किसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर फॉर द गिवन कन्फर्मर्स क्या होगा, तो देखिए जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, हमारा यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर 3। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ऑर्डर। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर है ये हमारे मैच करता है ऑप्शन 4 से। सो ऑप्शन 4 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन 4 ही रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following structure which one is having staggered conformation with the maximum dihedral angle is। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन विद फ्रॉम द कन्फर्मर्स। तो बेसिकली अगर ऑप्शन 1 2 3 4 इन सभी ऑप्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सारे ऑप्शन से हमें क्या पता चलता है कि सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन है। देखिए ब्यूटेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। इसको C1 बोल दिया, इसको C2, इसको C3, इसको C4। तो दीज ऑल आर द कन्फर्मेशंस अबाउट द कार्बन C2 C3, ठीक है। तो यहां पर बोला गया स्टेगर्ड कन्फर्मेशन विद द मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल इज। तो देखिएगा मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा कि जो हमारा स्टेगर्ड फॉर्म होता है, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हमारा ये हो सकता है गॉच फॉर्म में, जहां पर हमारा डायहेड्रल एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दूसरा हो सकता है ये एंटी फॉर्म में, जहां पर हमारा डायहेड्रल एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए हमसे यहां पर क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन इज हैविंग स्टेगर्ड कन्फर्मेशन विद द मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल। तो यानी यहां पर हमें इनडायरेक्टली किसके बारे में पूछा गया है, एंटी फॉर्म के बारे में, कि यहां पर इन गिवन कन्फर्मर्स में से हमारा एंटी फॉर्म कौन सा होगा। तो देखिए जहां पर डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें दिख जाएगा वही हमारा एंटी फॉर्म हो जाएगा और वही हमारा स्टेगर्ड फॉर्म हो जाएगा विद द मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल। तो देखते हैं अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ये एंगल देखिए डायहेड्रल एंगल, ये थीटा इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल, यहाँ पर डायहेड्रल एंगल है हमारा 120 डिग्री। थर्ड ऑप्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल देखिए, मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं, हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल एंटी, दोनों ये हाइड्रोजन भी बिल्कुल एक दूसरे के एंटी। तो यहाँ पर हमारा डायहेड्रल एंगल थीटा कितना है 180 डिग्री। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, बेसिकली एंटी फॉर्म हो गई, ठीक।
फोर्थ केस की बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल थीटा, यहाँ पर डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये हमारी कौन सी एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली हम साफ देख पा रहे हैं कन्फर्मर बेसिकली स्टैगर्ड फॉर्म विद द मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल कौन सा है हमारा, एंटी फॉर्म, जहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थर्ड विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस विल बी मोस्ट स्टेबल। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। अगर हम ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये सारे के सारे कन्फर्मर्स किसके हैं, कन्फर्मर्स ऑफ द ब्यूटेन। किसके कन्फर्मर है, कन्फर्मर्स ऑफ द ब्यूटेन। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है हमारा, ये C1 कार्बन एटम, ये C2, ये C3 और ये C4। तो यहाँ पर ये जो सारे कन्फर्मर्स ड्रॉ की गए बेसिकली सारे न्यूमैन प्रोजेक्शन किस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट है, C2C3 कार्बन बॉन्ड के अबाउट। तो यहाँ पर अगर हम देखें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर फॉर द ब्यूटेन अबाउट C2C3 बॉन्ड क्या होगा, जिसमें कि बेसिकली हमारा वंडरवॉल स्ट्रेन भी मिनिमम हो और हमारा टॉर्जनल जो स्ट्रेन है वो भी क्या हो, मिनिमम हो। यानी बेसिकली इनडायरेक्टली बोला जाए तो क्या होगा, हमारा एंटी फॉर्म होगा, जहां पर डायहेड्रल एंगल हमारा कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर डायहेड्रल एंगल देखें तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे पता चला, देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या है हमारी एंटी फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट अगर इस सेकंड वाले केस को चेक करें तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारा 0 डिग्री, और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड केस को चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायहेड्रल एंगल थीटा, ये कितना है हमारा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये कौन सी है हमारी गॉच फॉर्म, ये कौन सी है हमारी गॉच फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम यहाँ चेक करें फोर्थ वाले केस में तो यहाँ पर अगर आप डायहेड्रल एंगल देखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये हमारी कौन सी हो गई, बेसिकली पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, पार्शली एक्लिप्स्ड। इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, ये हो गई हमारी पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, जहां पर हमारा टॉर्जनल और वंडरवॉल स्ट्रेन मिनिमम हो बेसिकली। तो बेसिकली वो कौन सा होगा हमारा एंटी फॉर्म, जहां पर डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज बेस्ड पीवाईक्यूज थे। तो अभी तक हमने देखे कंफर्मेशन पे बेस्ड पीवाईक्यूज, हमने देखा कि जो अधिकतर पीवाईक्यूज थे आपने सभी ने देखा कि कितने आसान पीवाईक्यूज हमसे पूछे गए। अब आते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज बेस्ड पीवाईक्यूज, ये भी आप देखेंगे कि ये भी सभी आसान ही क्वेश्चन है, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कोई बहुत ही अलग पढ़ना है बेटे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आउट ऑफ द फॉलोइंग द अल्कीन दैट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस की स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले केस में जो कंपाउंड गिवन है उसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। तो देखिएगा इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल 2 पेंटीन। इस कंपाउंड को अगर नोटिस करें हम तो इस कंपाउंड के अंदर बेसिकली कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करेंगे, कायरल सेंटर क्या, ऐसा सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम कनेक्टेड हो। ठीक है बेटे, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी यहां पर बेसिकली कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम यहां पर प्रेजेंट नहीं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इस कंपाउंड में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं होगा क्योंकि इस कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट ही नहीं। नेक्स्ट अगर कंपाउंड 2 की बात करें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर 3 मिथाइल 2 पेंटीन, इसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा।
अब इस कंपाउंड को भी अगर यहाँ नोटिस करें तो इस कंपाउंड के अंदर भी कोई भी आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अगर इस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो सीधी सीधी बात हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस में क्या गिवन है, 4 मिथाइल 1 पेंटेन। कैसा स्ट्रक्चर होगा 4 मिथाइल 1 पेंटेन का, देखिएगा 4 मिथाइल दिस इज 4 मिथाइल और तो सबसे पहली बात तो ये IUPAC नेमिंग ही इसका प्रॉपर नहीं है। इस थर्ड ऑप्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग है वो भी प्रॉपर नहीं है, 4 मिथाइल 1 पेंटेन। फिर भी हम इसका स्ट्रक्चर अगर बना भी लेते हैं, दिस इज 4 मिथाइल 1 पेंटेन। पहली बात तो ये इसका जो IUPAC नेमिंग जो यहाँ पर किया गया है ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, फिर भी हम अगर इस कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व करें एक बार तो इस कंपाउंड में बेसिकली कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इस कंपाउंड के अंदर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। आई अगेन रिपीट कि जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर जो हमें IUPAC नेमिंग गिवन है वही गलत है, बट फिर भी हम इसका एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना लें तो वहां पर इस कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है तो इसके अंदर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, 3 मिथाइल 1 पेंटीन। क्या गिवन है हमें, 3 मिथाइल 1 पेंटीन। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का। तो देखिएगा यहां पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर से अगर हम देखें, इस सेंटर को, इस कार्बन सेंटर को अगर हम देखें तो देखिएगा यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है आपका, एक आपका यहां पर इस कार्बन सेंटर से एक इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक आपका यहां पर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और एक आपका ये अल्कीन सिस्टम है। तो बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कार्बन सेंटर से बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है और इस पूरे कंपाउंड के अंदर एकमात्र यही एक कायरल सेंटर है। तो इसलिए हम इस कंपाउंड को बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली बेसिकली हमारा कंपाउंड कैसा होगा, कायरल कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा, कायरल कंपाउंड होगा। इन शॉर्ट बोलें कि ये कंपाउंड क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिएगा इस बात को हम लिख लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है क्या शो करेगा हमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो ऑप्शन 4 विल बी और रिक्वायर्ड आंसर। इसे हम लिख लेते हैं कि ऑप्शन 4 विल बी और रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। देखिए 2 क्लोरोप्रोपेनल, कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा कंपाउंड 1 का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इस कंपाउंड 1 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, क्या कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। तो देखते हैं, इस कार्बन सेंटर को आप ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन सेंटर को आप ध्यान से देखिएगा। इससे एक क्लोरीन कनेक्टेड है, एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक अल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है और एक एटम जो कनेक्टेड है दैट इज हाइड्रोजन। यानी हम कह सकते हैं कि इस कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हैं और इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही एक कायरल सेंटर है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी इन शॉर्ट ये कंपाउंड कैसा होगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड के बारे में बात करें, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। इस कंपाउंड को अगर ध्यान से नोटिस करें तो देखिएगा इस कार्बन सेंटर को आप सभी देखिएगा, ये कार्बन सेंटर है। इस कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। कैसे, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है, एक ये पूरा ग्रुप इथाइल है और एक हाइड्रोजन है।
यानी इस कार्बन सेंटर से अगेन 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये सेंटर कैसा हो गया, कायरल सेंटर। और इस पूरे कंपाउंड के अंदर बेसिकली कंपाउंड जो ऑप्शन 2 के अंदर उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कायरल सेंटर हमारा प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, बेसिकली कायरल कंपाउंड हो गया। और कायरल कंपाउंड हो गया यानी इन शॉर्ट डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा कंपाउंड होगा ये हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन के अंदर देखते हैं। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अगर इस कंपाउंड को नोटिस करें ध्यान से, इस कंपाउंड को अगर हम नोटिस करें ध्यान से, तो बेसिकली इस कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। इस कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन के बारे में अगर विचार करें तो फोर्थ ऑप्शन का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, 2 क्लोरोपेंटेन। तो देखिए इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोपेंटेन। इस कंपाउंड को अगर नोटिस करें ध्यान से आप, तो देखेंगे कि ये जो सेंटर है, ये कार्बन सेंटर, ये कैसा है हमारा, कायरल सेंटर। क्यों है कायरल सेंटर, देखिएगा ये 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है। एक तो क्लोरीन, एक मिथाइल, और यहाँ पर एक ग्रुप होगा हाइड्रोजन, और एक जो ग्रुप है दैट इज प्रोपाइल ग्रुप। यानी इस कंपाउंड के अंदर बेसिकली जो कार्बन सेंटर 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो कायरल सेंटर हो गया। और चूंकि इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। इन शॉर्ट ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा ये कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं इस बात को, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। और हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो बेसिकली ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए यही हमें गिवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी IUPAC नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो पोजीशन है हमारी कैसी पोजीशन है, कायरल सेंटर्स है, और हमें इन सेंटर्स का एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल है हमारा CIP रूल। CIP रूल्स के बेसिस पे हम जो कायरल सेंटर 2 है उसके अबाउट जो ग्रुप्स है उनकी प्रायोरिटी देंगे, है ना। और ऐसे ही हम जो हमारा कायरल सेंटर 3 है उसके अबाउट भी हम CIP रूल के बेसिस पे प्रायोरिटी देंगे। ठीक, और उसके बिहाफ पर हम अपना एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन पता कर लेंगे कि वो R है कि S है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इस सेकंड वाले पोजीशन को यहाँ पर ले जा रहा हूँ बाहर। तो देखिएगा ये सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, जो सेकंड पोजीशन है ये मेरी कौन सी पोजीशन है, सेकंड कायरल सेंटर। ये मेरा सेकंड पोजीशन है जो कि एक कायरल पोजीशन है। इस पोजीशन पे देखिएगा हाइड्रोजन कहाँ पर कनेक्टेड है, ये मेरे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे इसे लिख लिया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ कनेक्टेड है, राइट साइड, इसे मैंने लिख लिया। टॉप पर क्या कनेक्टेड है मेरा, एसिड ग्रुप, उसे मैंने लिख लिया। और डाउन पर मेरा कुछ इस टाइप का ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पर इसे भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हमें CIP रूल के बेसिस पर सबसे पहले क्या करना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उस ग्रुप को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी। तो देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नेक्स्ट यहाँ पर एसिड ग्रुप है जो कि कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और ग्रुप है जो कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी 1, कलर दूसरा ले लेते हैं हम। ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी हम 1 दे देते हैं। हाइड्रोजन की यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, प्रायोरिटी 4। नेक्स्ट अगर इस एसिड वाले कार्बन को ऑब्जर्व किया जाए, इस एसिड वाले कार्बन को ऑब्जर्व करें तो इससे क्या कनेक्टेड है, बेसिकली डायरेक्टली 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। और इस डाउन पे जो कार्बन है इसको ऑब्जर्व करें तो इससे क्या क्या कनेक्टेड है, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। ये कार्बन का है, मिथाइल वाला कार्बन है बेसिकली। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाउन वाला ग्रुप है उसके पास क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कैसे है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है ऊपर वाले ग्रुप में। ठीक है,
तो इसलिए इस डाउन वाले ग्रुप की प्रायोरिटी हम क्या दे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी, और ऊपर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा उसकी थर्ड प्रायोरिटी। क्लियर? तो यहां तक अब हमने प्रायोरिटी दे दी। ये प्रायोरिटी हमने सेकंड वाली पोजीशन के रेस्पेक्ट में दी। तो इन सभी को सर्कल कर लेते हैं। अब हमें कैसे मूव करना है, अब हमें मूव करना है, मूवमेंट करना है 1 to 2 एंड 2 to 3 नेग्लेक्टिंग 4। तो देखिएगा 1 to 2, 2 to 3 नेग्लेक्टिंग 4। तो हमारा कैसा मूवमेंट हो रहा है, हमारा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। और चूंकि हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसलिए इस सेकंड पोजीशन के अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा हमारा, एस, कैपिटल एस। इस पोजीशन के अबाउट हमारा कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एस। ठीक, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थर्ड वाली पोजीशन को। देखिएगा इसको मैं यहां पर डाउन पर ले जा रहा हूं। ठीक, तो इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं इस गिवन फिशर प्रोजेक्शन को। यहां पर हमारा एसिड ग्रुप है, यहाँ पर लेफ्ट पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अब हम थर्ड वाली पोजीशन के अबाउट हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या होगा। तो अगेन हम CIP रूल को फॉलो करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो इसको प्रायोरिटी कौन सी दे देंगे हम, इसको प्रायोरिटी दे देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लोवेस्ट, तो इसको कौन सी प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन को अगर ऑब्जर्व करें तो इस कार्बन से डायरेक्टली क्या क्या कनेक्टेड है, देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसे लिख लेते हैं, इससे क्या क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, इस कार्बन को नोटिस करें तो इस कार्बन से डायरेक्टली क्या क्या कनेक्टेड है, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर इस कार्बन के क्या 3 ही ग्रुप कनेक्टेड है, नहीं, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। देखिए ऑलरेडी ये चौथा बॉन्ड ये रहा इस कार्बन का, है ना। हमने जो बचे हुए ग्रुप से वो बताएं इससे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सीधे सीधे तौर पर कि अप वाले जो कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और डाउन वाले कार्बन में तीनों ही हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो ग्रुप होगा अप वाला, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, सेकंड। और डाउन पे जो ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी आपकी थर्ड प्रायोरिटी। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें मूवमेंट करना है 1 to 2, 2 to 3 नेग्लेक्टिंग 4। तो देखिए यहाँ पर कैसा मूवमेंट है, 1 to 2, 2 to 3 नेग्लेक्टिंग 4। तो अगेन आप यहाँ पर कैसा मूवमेंट देख रहे हैं, हमारा कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इसलिए इस थर्ड वाली पोजीशन पे, थर्ड वाले कायरल सेंटर पे हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। सो हम क्या बोल सकते हैं कि सेकंड वाली पोजीशन पे तो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन हो गया एस, और थर्ड वाली पोजीशन पे हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन हो गया आर। तो इस व्याप पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। तो एक बड़ा सा डरावना सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चाहे कितना ही डरावना स्ट्रक्चर हमें गिवन, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कायरल पोजीशन क्या होती है। ऐसी पोजीशन जिससे कि 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो या 4 डिफरेंट एटम कनेक्टेड हो, वो हमारी कायरल पोजीशन होगी या कायरल सेंटर होगा। तो वही हमें यहाँ पर ढूंढने हैं कि ऐसी कितनी कायरल पोजीशंस या कितने कायरल सेंटर्स यहाँ पर प्रेजेंट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इस कार्बन सेंटर को अगर ऑब्जर्व करें हम, अगर हम इस कार्बन सेंटर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इससे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। देखिए एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक एरोमेटिक पार्ट। तो बेसिकली ये कौन सी पोजीशन होगी हमारी, कायरल कार्बन। ये क्या हो गया हमारा, कायरल कार्बन। नेक्स्ट, अगर आप इस कार्बन सेंटर को ऑब्जर्व करें तो इस कार्बन सेंटर से देखिएगा एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, डाउन की तरफ एक डिफरेंट ग्रुप, लेफ्ट की तरफ एक डिफरेंट ग्रुप है। ये देखिए लेफ्ट साइड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंट ग्रुप ही कनेक्टेड है पूरा, और राइट साइड में पूरा एक डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये सेंटर भी हमारा क्या हो गया, कायरल पोजीशन हो गई। ये भी पोजीशन क्या हो गई हमारी, कायरल सेंटर। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इस पोजीशन की बात करें, देखिएगा आप ये जो पोजीशन है, इसको दूसरे कलर से मैंने लिया है ताकि आप इजीली देख पाए। इस पोजीशन को देखें, इस कार्बन सेंटर को देखें तो इससे एक ग्रुप हाइड्रोजन, अप साइड एक डिफरेंट ग्रुप है नाइट्रोजन कंटेनिंग, और राइट साइड अगर देखें तो एक डिफरेंट ही
कार्बन चेन गिवन है, और बॉटम साइड अगर देखें तो एक डिफरेंट ही कार्बन चेन हमें गिवन है। तो बेसिकली इस कार्बन सेंटर से भी आपके चार डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है। तो इन शॉर्ट ये जो सेंटर होगा जिसको मैंने ग्रीन पॉइंट से दिखाया, ये ग्रीन पॉइंट वाला जो कार्बन सेंटर है ये हमारा कैसा हो जाएगा, कायरल सेंटर। तो इनको इसको स्टार दे देते हैं, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। देखिएगा नेक्स्ट पोजीशन, अगर हम इस पोजीशन को ऑब्जर्व करें, इस कार्बन पोजीशन को ऑब्जर्व करें, तो देखिएगा यहाँ पर एक ग्रुप कनेक्टेड है हाइड्रोजन, लेफ्ट की तरफ एक डिफरेंट ग्रुप, राइट की तरफ एक डिफरेंट ग्रुप, और डाउन की तरफ एक डिफरेंट ग्रुप। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस कार्बन सेंटर से बेसिकली हमारे चार डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये पोजीशन भी हमारी कैसी हो जाएगी, कायरल पोजीशन या कायरल सेंटर या कायरल कार्बन सेंटर। तो इसको भी हम स्टार दे देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम इस कार्बन सेंटर को ऑब्जर्व करें तो इस कार्बन सेंटर को देखिएगा, एक ग्रुप इससे कनेक्टेड है हाइड्रोजन, एक इससे कनेक्टेड है इथाइल ग्रुप, और डाउन की तरफ लेफ्ट साइड देखिएगा, लेफ्ट साइड डाउन की तरफ एक नाइट्रोजन कनेक्टेड ग्रुप कनेक्टेड है, और राइट की तरफ देखें, राइट की तरफ डाउन साइड तो एक डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली इस कार्बन सेंटर से भी चार डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये भी सेंटर कैसा हो जाएगा हमारा, कायरल सेंटर। तो देखिएगा ये सेंटर भी हमारा कैसा हो गया, कायरल सेंटर। तो ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं कि कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कितने कायरल कार्बन सेंटर्स प्रेजेंट है। तो देखिएगा 1 2 3 4 और 5। सो बेसिकली इस गिवन कंपाउंड में टोटल 5 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो 5 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही आंसर हमें गिवन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन 1 के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3। इस कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट चेक करना है कि क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल है। तो देखिएगा इस कार्बन सेंटर को मैंने C1 बोल दिया, इस डबली बॉन्डेड कार्बन सेंटर को C1 और इस डबली बॉन्डेड कार्बन सेंटर को C2। तो C1 से मैं दो डिफरेंट ग्रुप देख पा रहा हूं, एक तो इथाइल ग्रुप, ये देखिए एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही C2 डबली बॉन्डेड कार्बन से एक डिफरेंट ग्रुप है, एक तो मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप। यानी मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड में इस अल्कीन सिस्टम के अबाउट क्या शो होगा, मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। क्या शो होगा यहाँ पर, मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, शो होगा। सो इन शॉर्ट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है क्या शो करेगा, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन के केस में। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है 3 मिथाइल हेक्स 1। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा 3 मिथाइल हेक्स 1, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। तो इस कंपाउंड में चेक करते हैं कि क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल है। तो देखते हैं इस डबल बॉन्ड के अबाउट कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से इस डबली बॉन्डेड कार्बन को C1 बोल दिया, इसके अबाउट दोनों सेम ग्रुप। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज वाली तो बात खत्म होगी। नेक्स्ट बात आती है, तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं कि क्या इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, पॉसिबल है। तो देखते हैं इस कार्बन सेंटर को देखिएगा, इस कार्बन सेंटर को अगर हम देखते हैं तो इससे एक ग्रुप कनेक्टेड है मिथाइल, एक ग्रुप कनेक्टेड है हाइड्रोजन और एक ग्रुप कनेक्टेड है प्रोपाइल ग्रुप और एक ग्रुप कनेक्टेड है एक अल्कीन सिस्टम। यानी इस कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। तो इसलिए कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। और चूंकि इस कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंपाउंड कैसा होगा, कायरल कंपाउंड। इन शॉर्ट ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली शो करेगा। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा हमारे कंपाउंड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा शो कर देगा, ठीक। नेक्स्ट
थर्ड ऑप्शन की बात कर लें तो इसमें क्या गिवन है हमें 3 इथाइल हेक्स 3। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और यहीं पर हमें गिवन है इथाइल ग्रुप। अगर इस कंपाउंड को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में न तो कोई जीआई शो हो सकता है, क्यों? देखिए इस डबल बॉन्ड के अबाउट, देखिए इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर इस डबली बॉन्डेड कार्बन को हम C1 बोल देते हैं तो इस C1 पे क्या है, दो सेम ग्रुप है इथाइल इथाइल। देखिए ये भी ग्रुप इथाइल है और ये भी ग्रुप इथाइल। तो इस कंपाउंड में न तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है और न ही इस कंपाउंड में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। इन शॉर्ट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इस कंपाउंड में बेसिकली कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ केस में हमें क्या कंपाउंड गिवन है, 4 मिथाइल हेक्स 1। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिएगा फोर्थ केस में जो हमें कंपाउंड गिवन है 4 मिथाइल हेक्स 1, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो देखिएगा इस डबल बॉन्ड के अबाउट, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन, यानी सेम ग्रुप। तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अबाउट तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अब देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिएगा ये जो कार्बन सेंटर है, इस कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। एक तो हमारा मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है और ये एक डिफरेंट ग्रुप। तो ये हमारा कैसा सेंटर हो गया, कायरल सेंटर। अगर ये कायरल सेंटर है और इस पूरे कंपाउंड में एकमात्र यही एक कायरल सेंटर है, तो ये हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, कायरल कंपाउंड हो गया। ये कैसा कंपाउंड, कायरल कंपाउंड। इन शॉर्ट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंपाउंड क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली कंपाउंड क्या शो करेगा हमारा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कंपाउंड क्या शो करेगा हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम देख रहे हैं कि जो थर्ड ऑप्शन के अंदर जो गिवन कंपाउंड है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो थर्ड विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही आंसर हमें गिवन है। देखिए यही आंसर हमें गिवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज। पूछा गया है कि कितने इसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। गिवन कंपाउंड है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शंस में गिवन है 1, 2, 3, 4। तो ऐसे सवालों को हैंडल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वो कैसा दिखाई देता है। तो देखिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा इसका। अगर इसकी नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, तो ये क्या कंपाउंड है हमारा 1, 2, देखिए 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, तो चूंकि इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। पोजीशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करें, पोजीशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करें तो देखिएगा पोजीशन 1 एंड 2 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पोजीशन 1 पर एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन। पोजीशन 1 पर भी बेसिकली 2 डिफरेंट ग्रुप, पोजीशन 2 पे भी एक मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन, यानी पोजीशन 2 पे बेसिकली 2 डिफरेंट ग्रुप। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में, इस गिवन साइक्लिक कंपाउंड में पोजीशन 1 एंड 2 के अबाउट क्या शो होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कैसे शो करेगा, देखिए तो हमें इनकी दोनों फॉर्म बना लेनी है, एक तो सिस फॉर्म बनेगी, एक ट्रांस। कैसे बनेगी, देखिएगा इस कंपाउंड का सिस फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा पोजीशन 1 और पोजीशन 2, इन दोनों पोजीशन के अबाउट दोनों मिथाइल ग्रुप हमारे सेम साइड। तो ये क्या हो गई हमारी, सिस फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई हमारी, सिस फॉर्म हो गई। नेक्स्ट इसका ट्रांसफॉर्म भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, पोजीशन 1 एंड 2 के अबाउट दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हैं हमारे, अपोजिट साइड। तो ये क्या हो गई हमारी, ट्रांसफॉर्म हो गई। ये क्या है हमारी, ट्रांसफॉर्म। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी सिस फॉर्म है, बेसिकली सिस फॉर्म। अब चेक करते हैं कि क्या सिस फॉर्म हमारी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिएगा
अगर इस कंपाउंड के अंदर हम सिस फॉर्म को देखें और इस सिस फॉर्म के अंदर आप कुछ ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दें, ऐसा वर्टिकल प्लेन, जो कि बेसिकली इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा और दोनों बराबर हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो जिसके के कारण जो हमारी सिस फॉर्म है कैसी हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिस फॉर्म हमारी कैसी हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वहीं बात कर ली जाए ट्रांसफॉर्म की, वहीं बात कर ले हम ट्रांसफॉर्म की। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो इस ट्रांसफॉर्म के अंदर न तो हमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है और न ही इस ट्रांसफॉर्म के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। आप में से कोई बोल सकता है कि यहां पर सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल आपको क्या देखना है कि अगर ये जो ट्रांसफॉर्म है, जो भी हमारी फॉर्म है, अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो इसका एक और इनेंशियोमेरिक पेयर बनेगा। इसका क्या बनेगा, एक और नॉन सुपर इंपॉसिबल इसका मिरर इमेज बनेगा। तो देखिए इसका नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज बना लेते हैं। ये एक हमने मिरर रख दिया, इसको थोड़ा हम स्पेस का थोड़ा इधर कमी है तो थोड़ा सा हम इसको स्मॉल लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका मेन चीज आप समझने पे अच्छे से फोकस कीजिए, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन। तो बेसिकली क्या बन गया इसका, ये इसका दूसरा फॉर्म जो बना, दिस इज द नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों क्या है आपस में, इनएंशियोमर्स। ये दोनों क्या है आपस में, इनएंशियोमर्स। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि टोटल हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए। तो देखिएगा यहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ये 1, नंबर 2 और इस 2 का एक और इनएंशियोमेरिक जो इनएंशियोमेरिक फॉर्म बना 3। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, जो गिवन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है उसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स हमें देखने को मिले। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच करता है, मैच करता है हमारे आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और इन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके क्या बताना है, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या कंपाउंड्स व्हिच पॉसेसेस असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो असिमेट्रिक कार्बन एटम से क्या तात्पर्य, सिंपली पूछ रहा है कि किन किन कंपाउंड में आपको कायरल कार्बन देखने को मिलेगा। असिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन, यानी किन किन कंपाउंड में आपको कायरल कार्बन देखने को मिलेगा, वो सभी आपको टोटल जोड़ के बता देने हैं कि वो कितने कंपाउंड्स होंगे जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब इससे मतलब नहीं है कि उस कंपाउंड में 2, 3, 4 कितने कायरल कार्बन, सिंपली एक भी कायरल कार्बन बन गया उस कंपाउंड में तो हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, इसको कंपाउंड 1, इसको कंपाउंड 2, इसको कंपाउंड 3, इसको कंपाउंड 4, इसको कंपाउंड 5 हमने बोल दिया। पहले कंपाउंड को देखें तो इस कार्बन पोजीशन को देखिएगा, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से कनेक्टेड है। देखिए एक तो क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो बेसिकली कंपाउंड 1 के अंदर हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड 2 को ऑब्जर्व करें, कंपाउंड 2 को ऑब्जर्व करें इस कार्बन सेंटर को, तो देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है। तो बेसिकली कंपाउंड 2 के अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। कंपाउंड 3 को ऑब्जर्व करते हैं, कंपाउंड 3 के अंदर ये देखिए कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर से एक तो अमाइन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप और एक आपका एसिड ग्रुप। तो यानी ये सेंटर कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन सेंटर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के अंदर भी हमारा कायरल सेंटर या असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ वाले कंपाउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ तो कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट 5th वाले केस की बात करें तो देखिएगा इस कार्बन सेंटर को देखिएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अप साइड देखें तो एक डिफरेंट ग्रुप और डाउन साइड लेफ्ट में देखें तो एक डिफरेंट ग्रुप। यानी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन पोजीशन होगी ये कायरल पोजीशन होगी या असिमेट्रिक पोजीशन होगी। और कौन सी पोजीशन, कायरल पोजीशन। बेसिकली कायरल ये कार्बन सेंटर जो है ये कैसा होगा, हमारा कायरल पोजीशन होगा या असिमेट्रिक पोजीशन। ठीक, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंपाउंड 5 के अंदर भी हमारा असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो कुल कितने कंपाउंड है जिनके अंदर हमें असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा 1, 2
और 3, सो 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन इनैंशोमेरिक मिक्सचर इज प्लस 12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द आइसोमर इज प्लस 30 डिग्री, द ऑप्टिकल प्योरिटी इन परसेंटेज इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। क्या होता है हमारा ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला? आप सभी भी कमेंट में लिखिएगा, ऑप्टिकल प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होगा हमारा। देखिए, ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल्स टू रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकल प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होगा हमारा? ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ इनैंशोमेरिक मिक्सचर अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशोमर, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशोमर टाइम्स 100। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या गिवन है? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द इनैंशोमेरिक मिक्सचर हमें कितना गिवन है? प्लस 12.6 डिग्री अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द प्योर इनैंशोमर बेसिकली हमें कितना गिवन है? प्लस 30 डिग्री इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा आपका अराउंड 42%। तो हमारी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ जाएगी? 42%। तो यहाँ पर क्या फिल करना है हमें? 42। तो देखिएगा, यही हमें आंसर गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 के अंदर हमें बोला गया है द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है। स्टेटमेंट 2 के अंदर बोला गया है कि जो कोई कंपाउंड है इज द मिरर इमेज ऑफ द अबव कंपाउंड ए। तो ये हमारा कंपाउंड बेसिकली क्या है? कंपाउंड ए है। ये क्या है हमारा? कंपाउंड ए। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, सी के ऑप्शन सी के अंदर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी के अंदर हमें गिवन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? स्टेटमेंट 1 के अंदर जो कंपाउंड गिवन है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा और बेटर, और ऐसा ही हम स्टेटमेंट 2 के कंपाउंड के साथ भी करेंगे। तो देखिएगा, स्टेटमेंट 1 के अंदर हमें कुछ इस प्रकार का कंपाउंड गिवन है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है हमारा, यहाँ एक डबल बॉन्ड, और ये हमारे कौन से मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पर भी हमारा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक हमारा NO2 ग्रुप और एक हाइड्रोजन डाउन द प्लेन। ये हमारा स्टेटमेंट 1 के अंदर जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर हो गया। स्टेटमेंट 2 के अंदर जो कंपाउंड गिवन है उसका स्ट्रक्चर देखिएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ एक हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी हमारा एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ अब द प्लेन हमें क्या गिवन है? नाइट्रो ग्रुप गिवन है, और डाउन द प्लेन हमें गिवन है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक, अब देखिएगा, इन दोनों कंपाउंड्स को अगर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों कंपाउंड्स का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? बेसिकली इन दोनों कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलता है कि इन दोनों कंपाउंड्स का बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। इन दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर देखिएगा, ये जो सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर है, बेसिकली अगर इस कार्बन सेंटर को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इस कार्बन सेंटर से बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड। देखिएगा, स्टेटमेंट 1 के अंदर इस कार्बन सेंटर से एक NO2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड जो कि हमारा किस फॉर्म में? Z फॉर्म में, एक डबल बॉन्ड जो कि E फॉर्म में। तो बेसिकली ये सेंटर कैसा हो गया हमारा? ये कार्बन सेंटर हो गया हमारा कायरल सेंटर। और चूंकि इस पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो हमारा ये कंपाउंड कैसा हो गया? बेसिकली कायरल कंपाउंड हो गया या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 के अंदर जो कंपाउंड गिवन है, यहाँ पर भी ये जो कार्बन सेंटर, इसके अबाउट देखिएगा, NO2 एक डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन एक डिफरेंट ग्रुप, ये जो डबल बॉन्ड गिवन है ये E फॉर्म में हमें गिवन है,
और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हमें गिवन है ये जेड फॉर्म में हमें गिवन है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि चूंकि इस कंपाउंड के अंदर इस गिवन कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है और इस पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र हमारा क्या है बेसिकली ऐसा कार्बन सेंटर है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये कायरल सेंटर है और ये पूरा कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों कंपाउंड में हमें रिलेशन बताना है, तो सिंपली हम क्या कर लें, यहाँ पर इस कार्बन सेंटर के अबाउट अपना एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन चेक कर लें। अगर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन सेम आ गया तो आइडेंटिकल, अगर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन डिफरेंट आ गया तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा अपना इनएंशियोमर्स का। तो देखिएगा इस कंपाउंड स्टेटमेंट 1 के अंदर जो कंपाउंड गिवन है वहां पर हम इस कायरल सेंटर के अबाउट क्या करते हैं, अपना एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन पता करते हैं। देखिएगा यहाँ पर CIP रूल के बेसिस पर NO2 ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी, और चूंकि हम जानते हैं कि जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ई से, तो इसलिए इस अल्कीन को सेकेंड प्रायोरिटी और इसको थर्ड प्रायोरिटी। ठीक, अब हमें क्या करना है, मूवमेंट करना है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, और चूंकि हमारा जो बेसिकली यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर है, डाउन द प्लेन। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा मूवमेंट कैसा रहेगा, इसको दूसरे कलर से हम शो कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये कैसा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और चूंकि हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डाउन द प्लेन है, तो इस कायरल सेंटर के अबाउट हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, एस, कैपिटल एस। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 2 के अंदर जो कंपाउंड है इस कायरल कार्बन के अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन की हम बात कर लेते हैं। CIP रूल के बेसिस पे NO2 को प्रायोरिटी फर्स्ट, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4, ये जो हमारा डबल बॉन्ड जेड फॉर्म है इसको प्रायोरिटी सेकंड, और जो डबल बॉन्ड हमारा ई फॉर्म है उसको प्रायोरिटी थर्ड। तो हमें यहाँ पर अगेन कैसे मूवमेंट करना है, 1 to 2 नेग्लेक्टिंग 4। तो देखिएगा 1 to 2 नेग्लेक्टिंग 4 एंड देन 2 to 3। यहाँ पर हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है, और यहाँ पर जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, डाउन द प्लेन। तो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा इस कायरल सेंटर के अबाउट, एस। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि चूंकि इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और जो कायरल सेंटर है उसके अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन दोनों ही कंपाउंड में कैपिटल एस आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड क्या है, बेसिकली आइडेंटिकल है। जबकि स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या बोला गया हमें, जो स्टेटमेंट 2 के अंदर जो कंपाउंड है इज द मिरर इमेज ऑफ द अबव कंपाउंड ए। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट, जबकि स्टेटमेंट 1 द अबव कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये बिल्कुल सही हो गया। तो इसलिए इसका कौन सा मैच हो जाएगा, देखिएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो सी ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। डोंट वेट योर टर्न, bet on yourself and have the confidence to stand up and say my time is now। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन पे विश्वास रखें, अपने पूरे एफर्ट पे कॉन्फिडेंट रहें और ये सोचें कि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।